गरीब बहू की करोड़पति ससुराल में पहली रसोई। नहीं, ये नहीं हो सकता। गरीब घर की लड़की कभी करोड़पति घर की बहू नहीं बन सकती। अरे लेकिन क्यों बहू, अगर अंकुश को पसंद है तो हम कौन होते हैं उसे रोकने वाले। आखिरकार शादी उसे करनी है और फिर लड़की गरीब है, उससे हमें क्या। माँ, हर गरीब घर की लड़की अमीर घर के लड़कों को ही फंसाती है। अरे लेकिन भाभी, सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं। देखिए, कुछ भी हो जाए लेकिन इतने गरीब घर की लड़की करोड़पति घर की बहू कभी नहीं बन सकती। तभी वहाँ शांति देवी आती है। अरे ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? कब से मैं तुम्हें बुला रही हूँ, सुनाई नहीं देता? वो दादी, सभी अंकुश भैया की शादी की बात कर रहे हैं और बड़ी भाभी मना कर रही है, साथ ही मैं भी। हाँ, और इसी बात पर सभी कलेश कर रहे हैं, इसी वजह से आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। अरे तो क्या फायदा अभी आपस में झगड़ कर, जिससे शादी करनी है वो तो यहाँ है ही नहीं। जब सब लोग शाम को ऑफिस से घर आ जाएंगे तब इस बारे में बात करेंगे। अभी जा बहू, मेरे लिए कप चाय बना दे। फिर अश्विनी जाकर अपनी सास के लिए एक कप चाय बनाती है। वहीं दूसरी तरफ इस लकड़ी की वजह से इतना धुआं हो रहा है कि मेरी खांसी ही नहीं रुक रही। ऊपर से मैं अच्छे से खाना भी नहीं बना पा रही हूँ। तभी वहाँ आकांक्षा के छोटे भाई बहन बिना स्वेटर के ठंड में खांसते हुए आते हैं। हमें बहुत तेज भूख लगी तो हमने सोचा कि अभी तक खाना बन गया होगा। नहीं नहीं, अभी खाना नहीं बना है। जब खाना बन जाएगा तो मैं तुम लोगों को बुला लूंगी। आकांक्षा की बात सुनकर उसके भाई बहन वहाँ से चले जाते हैं। बेचारी आकांक्षा गरीब परिवार से थी, जिसकी वजह से उसे ठंड में भी जमीन पर बैठकर चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था। फिर प्याज काटते वक्त, अरे इस प्याज को काटने में कितनी मेहनत लगती है। मेरे घर में तो ज्यादा लोग भी नहीं है, इसके बावजूद प्याज काटते काटते मेरी आंखें लाल हो जाती हैं। इसी तरह ठंड में और छोटी छोटी परेशानियों का सामना करते हुए आकांक्षा खाना बनाकर सभी को खिलाती है। और फिर इतनी मेहनत से ठंड में खाना बनाया, कल भी नहीं खाया था, आज पेट भर कर खाऊंगी। ये सोचकर आकांक्षा जैसे ही खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डालती है कि तभी बाहर एक बूढ़ी औरत आती है। अरे ये कौन आवाज लगा रहा है? जाकर देखती हूँ। फिर आकांक्षा अपना खाना छोड़कर बाहर जाकर देखती है। अरे बेटी, कुछ खाने को है क्या? मैं कई दिनों से भूखी हूँ। अगर तू मुझे कुछ खाने को दे देगी तो भगवान तेरा भला करेगा। घर में तो सिर्फ 3 रोटियां ही बची है मेरे लिए, लेकिन मुझसे ज्यादा जरूरत शायद इन्हें होगी। हाँ, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर आकांक्षा घर के अंदर से खाना लाकर अपने हिस्से का खाना सरिता को दे देती है। भगवान तुम्हारा भला करे। वैसे तुम्हें देखकर लगता है कि तुम भी गरीब ही हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की, इसीलिए मैं तुम्हें दुआ देती हूँ। तुम्हारी शादी जरूर किसी अच्छे घर में होगी, जहाँ तुम्हें रसोई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना कहकर सरिता वहाँ से चली जाती है और ये सारी चीजें आसपास की औरतें देख रही थी। अरे वो बिटिया, तू तो कितनी अच्छी, अपने हिस्से का खाना तूने उसे दे दिया, अब तू क्या खाएगी? मैं भूखी भी रह लूंगी तो चलेगा, लेकिन वो बूढ़ी है और शायद मुझसे ज्यादा खाने की जरूरत उन्हें थी, इसीलिए मैंने खाना दे दिया। सच में तेरा होने वाला ससुराल तो बहुत ज्यादा नसीबों वाला होगा, क्योंकि जो अपने मायके का इतना ध्यान रखती है वो अपने ससुराल की कितनी अच्छी तरह से जिम्मेदारियां संभालेगी। वैसे अब तुझे भूखे रहने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे घर में थोड़ा खाना बचा है, मैं वही लेकर आती हूँ, तू खा लेना। फिर सिद्धि आकांक्षा को खाना देती है और आकांक्षा उसे खाकर सो जाती है। मुझसे तो ठीक से सोया भी नहीं जा रहा, ऊपर से ये फटी चादर, टूटी छत की वजह से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। इस तरह ठंड से कांपते हुए आकांक्षा जैसे तैसे सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ, अरे आ गए तुम लोग, आज इतना लेट कैसे हो गया? अरे वो मेरे ऑफिस में कुछ काम था। वैसे आपको कोई काम है क्या? अरे मुझे कोई काम नहीं था, यही लोग अंकुश की शादी को लेकर बातें कर रहे थे। अच्छा, अंकुश की शादी? अरे वो तो अंकुश ने कोई लड़की पसंद की है ना गांव में, उसी से करवाने वाले हैं। नहीं ससुर जी, मैंने उस लड़की के बारे में पता लगाया। वो लड़की बहुत ज्यादा गरीब है, वो हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। हम कहाँ करोड़पति और वो कहाँ रोड पर रहने वाली सड़क छाप लड़की। भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं उस लड़की के बारे में? वो ऐसी नहीं है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। देवर जी, आप प्यार करते हो, लेकिन वो आपसे नहीं, आपके पैसों से प्यार करती है, और गरीब घर की सारी लड़कियां ऐसा ही करती हैं। लेकिन वो तो जानती भी नहीं है कि मैं करोड़पति घर से हूँ। क्या? आपका क्या मतलब है? दरअसल जब मैं गांव काम के सिलसिले में गया था ना, तब मैंने वो लड़की देखी थी। दरअसल हुआ यूँ था कि मुझे इतनी ठंडी लग रही है, मैं चाहते भी नहीं बहना, पता नहीं मम्मी कहाँ चली गई है। रास्ते के बीचों बीच एक छोटा बच्चा खड़ा होकर रो रहा था। तभी उस पर आकांक्षा की नजर पड़ती है। अरे
ये बेचारा छोटा सा बच्चा इस तरह रो क्यों रहा है? जाकर देखती हूँ। फिर आकांक्षा उस बच्चे के पास जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ? तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? और तुमने इतनी ठंड में स्वेटर क्यों नहीं पहना है? मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई और मुझे बहुत ठंड भी लग रही है, लेकिन मेरे पास स्वेटर नहीं है। बच्चे को इस तरह ठंड में रोता देखकर आकांक्षा अपनी फटी हुई स्वेटर निकालकर उस बच्चे को पहना देती है। लेकिन अब आप क्या पहनोगी? आपको भी तो ठंड लग रही होगी। नहीं नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही। तुम छोटे हो ना, तुम इसे पहनो, रोना बंद करो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। फिर ठंड से कांपते हुए आकांक्षा चीनू को उसके घर छोड़ती है। और ये सब मैं भी देख रहा था। तब से ही मुझे वो लड़की बहुत पसंद आ गई है। मैं सच में बहुत अच्छी लड़की है। वो खुद गरीब होने के बावजूद किसी और की मदद कर सकती है, तो वो पैसों पर कैसे मर सकती है? हाँ, तो मुझे भी लग रहा है कि वो इस खानदान की बहू बनने के काबिल है। नहीं, मैं ये नहीं मानूंगी। क्या पता वो आपको देखने के बाद आपको अपने जाल में फंसाने के लिए झूठा नाटक कर रही हो। कीर्ति को बहुत समझाया जाता है, लेकिन वो अपनी जिद पर ही अड़ी हुई थी, जिसकी वजह से एक फैसला लिया जाता है। ठीक है, तो फिर ये तय रहा कि हम उस लड़की को किसी भी कीमत पर यह पता नहीं लगने देंगे कि हम करोड़पति घर से हैं। हाँ, फिर पता चल ही जाएगा कि आखिरकार वो सच में अच्छी है या नहीं। ठीक है, फिर आप लोग भी देख लीजिएगा कि वो पैसों पर मरती है या नहीं। चलते हैं फिर कल रिश्ता लेकर। अब ये फैसला लेने के बाद पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है और अगले ही दिन तैयार होकर रिश्ता देखने जाता है। अरे अरे, जब गरीब बनने की एक्टिंग कर रहे हैं तो फिर कार से क्यों जाएंगे? ऑटो रिक्शा से चलते हैं। अरे हाँ, ठीक है, चलो सब ऑटो रिक्शा से ही चलते हैं। फिर सभी करोड़पति से गरीब में परिवर्तित हो जाते हैं और फटे पुराने कपड़े पहनकर रिश्ता लेकर आकांक्षा के घर पहुंचते हैं। अरे आप लोग कौन हैं और इस तरह हमारे घर क्यों आए हैं? वो हम आपके घर आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। आप लोग इस तरह बिना कुछ जाने समझे हमारे घर रिश्ता लेकर कैसे आए? ये सुनते ही मनीष सारी बातें रामलाल को बता देता है। अरे अच्छा, ऐसी बात है क्या? आइए बैठिए फिर सभी लोग जमीन पर बैठते हैं और दोनों परिवारों के बीच बातचीत शुरू होती है। ये लीजिए, चाय नाश्ता कीजिए। वैसे तो हमारे पास खिलाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, हमें माफ कीजिएगा। आप तो इस तरह हमारे घर आए और हम आपका स्वागत भी नहीं कर पा रहे हैं। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे आपकी बेटी कहाँ है? उसे तो बुलाइए। ये सुनते ही सुमित्रा आकांक्षा को लाती है और अंकुश के घर वालों को आकांक्षा पसंद आ जाती है। हमें तो आपकी लड़की पसंद है, लेकिन हम पहले ही बता दें कि ना तो ही हमारा घर बड़ा है और ना ही हम आपकी बेटी के शौक पूरे कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो इसका फैसला हमारी बेटी ही करेगी। अरे बताओ आकांक्षा बेटा, तुम्हें यहाँ शादी करनी है या नहीं? हमारी तरफ से रिश्ता तय है, लेकिन अब आखिरी फैसला तो तुम्हारा ही है। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आखिरकार हम लोग भी तो गरीब ही हैं और अगर माँ पापा को पसंद है तो मेरी तरफ से भी हाँ है। इस तरह सभी की मर्जी के साथ रिश्ता तय हो जाता है और फिर शुरू से शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। देखते ही देखते समय बीतता है और सीधे सिंपल तरीके से शादी हो जाती है। फिर गृह प्रवेश के वक्त ये गॉसिप क्वीन मिसेस मिश्रा ने मेरे सफेद बाल देख लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रीति जी, ये तो सिर्फ 15 रुपए वाली प्रॉब्लम है। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम मिनी पैक में है एलोवेरा। अब कलर्ड बाल दिखेंगे सॉफ्ट एंड शाइनी। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम ब्लैक ब्राउन शेड, अब सिर्फ 15 रुपए में। के वक्त आओ आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। दाहिने पैर से गृह प्रवेश करना। हाँ भाभी, संभल कर, घर थोड़ा टूटा हुआ है ना, तो कहीं दीवार की पपड़ियां ना छूटने लगे। इंतजार की पपड़ियां बाद में छूटेंगी, पहले तो ये रिश्ता ही टूट जाएगा, क्योंकि एक गरीब घर की लड़की सिर्फ पैसों पर मरती है। अरे क्या हुआ बहू, तू खड़ी क्यों है? कर गृह प्रवेश। अश्विनी की बात सुनकर आकांक्षा तुरंत गृह प्रवेश करती है और फिर सभी के पैर छूती है। खुश रहो बेटा, खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। चल बहू, अब तू जाकर सो जा। वैसे भी कल सुबह तेरी पहली रसोई है तेरे ससुराल में, तो जल्दी उठना पड़ेगा। हाँ भाभी, चलिए मैं छोड़ देती हूँ आपको। नहीं, तू क्यों परेशान हो रही है, हम चले जाएंगे। इतना कहकर अंकुश आकांक्षा के साथ कमरे में चला जाता है। देखा माँ जी आपने देवरानी जी को? क्यों, क्या हुआ? अरे देखा नहीं, छोटा घर देखकर देवरानी जी कैसे मुंह बना रही थी। अरे लेकिन बहू ने कहा कुछ कहा, खुश तो थी वो।
और हम लोगों का आशीर्वाद भी लिया उसने। हाँ हाँ, अभी कहाँ कुछ कहेंगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, गरीब घर की लड़की है, पैसों पर ही मरती है, उसकी असलियत जल्द सामने आ जाएगी। अच्छा ठीक है, अब सो जा, कल अपने घर भी जाना है, तेरे कहने से आज हम लोग यहाँ आए थे। अरे नहीं नहीं माँ जी, अभी नहीं, पहले अपनी इस लाडली गरीब बहू की असलियत तो पता लगने दीजिए। कल उसकी पहली रसोई, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कीर्ति की बात सभी मान लेते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह, माँ जी, आज पहली रसोई में क्या बनाऊं? बहू, आज तू अपने मन से कुछ भी बना ले, हमारी कोई फरमाइश नहीं है। और हाँ, यहाँ सभी लोग सारी चीजें खा लेते हैं। ये सुनकर आकांक्षा पहली रसोई की रस्म पूरी करने रसोई में जाती है। यहाँ पर तो गैस ही नहीं है। हाँ देवरानी जी, हम लोग गरीब है ना, इसीलिए यहाँ पर चूल्हे पर ही खाना बनता है। अच्छा ठीक है जेठानी जी, आप मुझे बता दीजिए चूल्हा कहाँ है? ये क्या, इसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इतनी ठंड में चूल्हे पर खाना बनाना? खैर हाँ चलिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। फिर कीर्ति आकांक्षा को घर के बाहर रखे चूल्हे के पास ले जाती है। देवरानी जी, घर के अंदर जगह नहीं रहती है ना, इसीलिए हम लोग बाहर ही खाना बनाते हैं। आपको इस चूल्हे पर बाहर खाना बनाना है। अच्छा ठीक है। फिर आकांक्षा जमीन पर बैठकर लकड़ियों से चूल्हा जलाने लगती है। ये क्या देवरानी जी, कुछ कह क्यों नहीं रही है? इतनी ठंड में जमीन पर बैठकर खाना तो मैं भी नहीं बनाऊंगी। खैर देखती हूँ आगे क्या होता है, क्या पता ये भी नाटक कर रही हो, बाद में उसकी असलियत सामने आ जाए। ये सोचकर कीर्ति घर के अंदर चली जाती है और चारों तरफ ठंडी हवाओं के बीच में आकांक्षा अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है। चाहे मेरा मायका जितना भी गरीब था, लेकिन कम से कम घर के अंदर तो चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था। यहाँ पर तो खुली हवाओं के बीचों बीच खाना बनाना पड़ रहा है, बहुत ठंड लग रही है। इस तरह ठंड में कांपते हुए और खुद से बड़बड़ाते हुए आकांक्षा पहली रसोई की रस्म पूरी करके सभी को अपने हाथों से खाना खिलाती है। वाह भाभी, क्या खाना बनाया है आपने, सच में ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। हाँ, ये तो हमारी असली घर में जो खाना बनाती है बड़ी भाभी, उससे भी ज्यादा अच्छा है। असली घर मतलब कि आप लोगों का नकली घर है? अरे नहीं नहीं, हम लोग इतने गरीब हैं, हमारे दो घर कहाँ से होंगे, एक यही घर है, वो भी बड़ी मुश्किल से। अरे बहू, तो ये सब छोड़, पहले अपनी पहली रसोई का तोहफा। अश्विनी आकांक्षा को गिफ्ट देने ही वाली थी कि तभी कीर्ति रोक देती है। तोहफे में हमारे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए आप हमारा आशीर्वाद ही रख लीजिए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वैसे भी बड़ों के आशीर्वाद से ज्यादा किसी तोहफे की क्या ही कीमत हो सकती है। इस तरह आकांक्षा की पहली रसोई की रस्म पूरी होती है। फिर दोपहर में, सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, सस्ती सस्ती सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। वहीं घर में बाहर सब्जी वाला आया है, अब पता चलेगा देवरानी जी का स्वभाव असलियत में कैसा है। देवरानी जी सुनिए ना, आप बाहर जाकर सब्जी ले आइए। अच्छा ठीक है। फिर आकांक्षा बाहर सब्जी लेने जाती है। अरे नहीं नहीं भैया, इतनी महंगी सब्जी थोड़ा तो कम कीजिए। अरे तुम्हारे बोलने पर 70 रुपए की सब्जी 50 रुपए में दे रहा हूँ, अब 30 रुपए में कैसे दूं? अच्छा चलिए चलिए, ना आपका ना मेरा, 40 रुपए में दे दीजिए। ले जाओ, अब क्या ही कहूँ तुम्हें। इसी तरह आकांक्षा बाकी की सब्जियां भी सस्ते दामों में खरीद कर पैसे बचाती हैं और ये सारी चीज अश्विनी देख रही थी। बड़ी बहू तो बेकार का ही शक कर रही है, जबकि छोटी बहू भले गरीब है लेकिन लालची नहीं है, और उसे हमारी अमीरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह फिर शाम को, रात को खाना बनाने के लिए तो कुछ है ही नहीं, अब रात का खाना कैसे बनेगा? पता नहीं भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। कोई बात नहीं जेठानी जी, आप घबराइए मत, मैं हूं ना आप सबके साथ। और फिर ये गरीबी अमीरी तो चलती रहती है, इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं काम करती हूँ, रोटी बना लेती हूँ, अचार के साथ खा लेंगे। आकांक्षा की बातें सुनकर कीर्ति को ये एहसास हो जाता है कि आकांक्षा को पैसों से फर्क नहीं पड़ता। वैसे देवरानी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके बारे में काफी गलत सोचा, लेकिन अब क्योंकि आप पैसों की नहीं है, इसीलिए मैं आपको एक बहुत बड़ा सच बताने जा रही हूँ। हाँ बहू, बड़ी बहू के कहने पर ही तुझसे हमने ये सच छुपाया था। सच ये है कि हम लोग इतने गरीब नहीं बल्कि करोड़ों के मालिक हैं, और तू भी किसी गरीब घर की बहू नहीं बल्कि करोड़पति खानदान की बहू है। क्या मतलब? ये सब नाटक था? हाँ देवरानी जी, लेकिन ये सब हम आपको बाद में बताएंगे, पहले चलिए हम आपको हमारे असली घर में ले चलते हैं। फिर पूरा परिवार आकांक्षा के साथ कार में बैठकर अपने असली महल जैसे घर में पहुंचता है। क्या इतना बड़ा ससुराल है मेरा? हाँ देवरानी जी, आपका ही ससुराल है, मेरी वजह से आपको इतनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ी, लेकिन अब नहीं। हाँ भाभी चलिए, आपको ये पूरा घर दिखाती हूँ मैं। इतना कहकर अनन्या पहले आकांक्षा को स्विमिंग पूल दिखाती है, फिर जिम और साथ ही साथ घर के अंदर
बना थिएटर। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे ससुराल के अंदर ही थिएटर है। भाभी ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आपको ड्रेसिंग रूम भी दिखाना बाकी है। अनन्या बोल ही रही थी कि तभी अश्विनी शांति देवी के साथ आती है। अरे तुम लोगों का ये घर देखना दिखाना बंद हुआ, चल बहू चल कर खाना खा ले, कल सुबह तेरी पहली रसोई है। क्या पहली रसोई? लेकिन वो तो मेरी आज हो गई ना। अरे बहू देख, तेरी शादी और तेरी पहली रसोई में हम किसी भी रिश्तेदार को नहीं बुला पाए थे, लेकिन अब तेरी इस करोड़पति ससुराल में पहली रसोई होगी। हाँ बहू, और वो बहुत ही शानदार तरीके से होगी। काफी सारे मेहमान आएंगे, इसीलिए तू जाकर आराम कर ले। चल, तुझे बहुत काम करना है। सभी की बातें सुनकर आकांक्षा अपने रूम में चली जाती है। अरे क्या हुआ, वहाँ क्यों रुक गई? अंदर आओ, ये हमारा ही कमरा है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि हमारा कमरा है। इतना बड़ा तो मेरा घर भी नहीं था। हाँ तो क्या हो गया, भले तुम्हारा मायका गरीब था लेकिन तुम्हारा ससुराल करोड़पति है। इसके बाद आकांक्षा बालकनी से बाहर का व्यू देखती है। रातों में चल रही ठंडी हवाओं के बीच चांद को देखते हुए आकांक्षा कहती है, यहाँ से कितना अच्छा व्यू दिखता है और चांद भी यहाँ से देखने में कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। हाँ वो घर बड़ा होने की वजह से ऊंचाई भी ज्यादा है और फिर ऊंचाई से चांद देखने में अच्छा तो लगेगा ही। चलो अब सो जाओ। अंकुश की बात सुनकर आकांक्षा बिस्तर पर लेटती है। वाह, यहाँ पर तो ठंड भी नहीं लग रही और बेड भी कितना ज्यादा सॉफ्ट है। हाँ वो घर में हीटर लगा है और बेड तो हमने अमेरिका से मंगवाया था। फिर इस तरह बातें करते हुए आकांक्षा सो जाती है और फिर अगली सुबह पहली रसोई की रस्म पर। बहू, आज तेरी इस करोड़पति ससुराल में पहली रसोई है, ध्यान रहे कुछ गड़बड़ ना हो। हाँ, क्योंकि तेरी पहली रसोई बहुत ही ग्रैंड तरीके से हो रही है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। कहीं मुझसे कोई गड़बड़ ना हो जाए। कितने बड़े करोड़पति ससुराल में मेरी पहली रसोई है, मुझे तो घबराहट हो रही है। अरे भाभी, आपने ये क्या साड़ी पहन रखी है? आज आपकी इतने बड़े घर में पहली रसोई है, आप कुछ अच्छा पहन लीजिए। हाँ, और अगर आपके पास नहीं है तो चलिए वार्डरूम में आप कोई मनपसंद साड़ी ले लीजिए। इतना कहकर कीर्ति आकांक्षा को अपने साथ वार्डरूम में लेकर जाती है। क्या घर के अंदर शॉपिंग मॉल भी है? अरे नहीं देवरानी जी, ये शॉपिंग मॉल नहीं है, घर के लोगों का वार्डरूम है। यहाँ कपड़े पड़े रहते हैं इमरजेंसी के लिए। आप अपनी मनपसंद साड़ी पसंद कीजिए। फिर आकांक्षा अपनी पसंद की साड़ी चुनती है और एक स्टाइलिश साड़ी पहनकर किचन में जाती है, जहाँ चारों तरफ स्टाफ काम कर रहे होते हैं। अरे ये क्या, इतने सारे लोग और इतना बड़ा किचन? ये किचन है या घर? चिंता मत कीजिए, ये किचन ही है। वो आज आपकी पहली रसोई काफी ग्रैंड तरीके से है ना, इसीलिए चलिए अब खाना बनाना शुरू करते हैं। फिर आकांक्षा पहली रसोई की रस्म शुरू करती है। एक काम करती हूँ, पहले सब्जी बनाने के लिए सब्जियां धोकर काट लेती हूँ। यह सोचकर जैसे ही आकांक्षा सब्जी धोने जाती है तो अरे ये क्या भाभी, आप ठंडे पानी से क्यों सब्जियां धो रही? किचन में गीजर लगा है, आप गर्म पानी से सब्जी धो सकती हैं। वैसे मैं हूं ना, आपको सब्जियां धोने की क्या जरूरत है? आप दे दीजिए, मैं धो देता हूँ मैडम, आप आराम कीजिए। फिर आकांक्षा सब्जियां स्टाफ को धोने के लिए दे देती है और खुद रोटी बनाने लगती है। अरे देवरानी जी, आप रोटी ऐसे क्यों बना रही? रोटी मेकर में डाल दीजिए, खुद ब खुद सारी रोटियां बन जाएगी। फिर कीर्ति रोटी मेकर से रोटियां बनवाती है, वहीं फिर आकांक्षा सब्जी काटने लगती है। मैम, आप सब्जियां हाथों से क्यों काट रही हैं? चॉपर में डाल दीजिए, सब्जी अपने आप कट जाएगी। अच्छा ठीक है, एक काम करती हूँ, प्याज और सब्जियां तो अलग अलग करती हूँ, मैं प्याज काट लेती हूँ। ये सोचकर आकांक्षा जैसे प्याज काटने लगती है तो भाभी, अब प्याज हाथों से क्यों काट रही है? ये देखिए छोटा सा रोबोट है ना, ये काट देता है प्याज। इसे स्पेशल पेरिस से मंगवाया है, बस इसका स्विच ऑन करो और काम हो जाएगा। प्याज काटने के लिए भी रोबोट? हाँ, वो प्याज आंखों में लगता है ना काटते वक्त, इसीलिए। इतना क्या करना आकांक्षा से प्यार, लेकिन उसे रोबोट से प्याज कटवाती है। इसी तरह आकांक्षा जो भी काम करने जाती है, उस काम को करने के लिए उसके करोड़पति ससुराल की किचन में कोई न कोई सुविधा जरूर उपलब्ध थी। मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ अपनी पहली रसोई की रस्म कैसे पूरी करूंगी, कहीं मुझसे कोई गड़बड़ हो गई तो। लेकिन यहाँ मेरे करोड़पति ससुराल में तो एक से बढ़कर एक फैसिलिटीज है। मेरी पहली रसोई की ड्रेस में मुझे कोई काम ही नहीं करना पड़ रहा है। इसी तरह आकांक्षा अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है और सभी परिवार वालों और मेहमानों को खाना खिलाती है। वाह अश्विनी जी, आपकी बहू ने तो कितना टेस्टी खाना बनाया है। सच में खाना खाकर पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं। हाँ, हर एक चीज परफेक्शन के साथ बनी है, ना जली है और ना ही ज्यादा पकी है। सच में आपने बहुत ही अच्छी बहू पसंद की है, देखने में भी अच्छी है, काम भी अच्छा करती है और फैशन सेंस भी अच्छा है। लेकिन चाहे जो भी हो, लड़की तो गरीब घर से है। भला कभी गरीब घर की लड़की करोड़पति घर की बहू बनती है क्या?
हाँ वो तो है, कहाँ आप लोग करोड़ों के मालिक और कहाँ आपकी बहू रोड पर रहने वाली सड़क छाप लड़की। बस बहुत हो गई आप लोगों की बकवास। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को सड़क छाप बोलने की? हाँ, आप हमारी बहू को कुछ भी नहीं बोल सकती हैं। इस तरह आकांक्षा की सास और उसका हस्बैंड आकांक्षा के लिए स्टैंड लेते हैं और फिर सभी मेहमानों के जाने के बाद। बहू सच में आज तेरी पहली रसोई में तूने जो खाना बनाया था वो तो बहुत ज्यादा टेस्टी बना था, तो ये हमारी तरफ से तुम्हारी पहली रसोई का गिफ्ट, 9 लाख का हार। हाँ सच में मुझे भी आज तेरे हाथों का खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगा, और ये ले मेरी तरफ से कान के झुमके और सोने के कंगन। हाँ और ये लीजिए मेरी तरफ से आप और देवर जी के लिए स्पेशल स्विट्जरलैंड की ट्रिप की टिकट। लेकिन जेठानी जी इसकी क्या जरूरत थी? क्यों नहीं, बिल्कुल थी इसकी जरूरत। पहले मेरी वजह से आपको इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी। मैंने आप पर शक किया कि आप गरीब घर से हैं तो पैसों पर ही मरती होंगी, लेकिन आपने इसे गलत साबित कर दिया। लेकिन फिर भी आपको परेशानियां झेलनी पड़ी, इस वजह से मेरी तरफ से थोड़ी सी सजा समझिए। हाँ और वैसे भी कीर्ति की वजह से आप लोग हनीमून पर नहीं जा सके थे, इसी कारण आप दोनों का हनीमून भी हो जाएगा। मतलब भैया भाभी हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे? हाँ लेकिन उससे पहले भाभी आप आज शाम को हमारे साथ शॉपिंग मॉल चलेगा, थोड़े अच्छे अच्छे ड्रेसेस तो लेने ही पड़ेंगे आपको। इस तरह अपने करोड़पति ससुराल में आकांक्षा पहली रसोई में सभी से एक से बढ़कर एक गिफ्ट पाती है और शाम को अनन्या और अपनी जेठानी के साथ शॉपिंग पर जाती है। देवरानी जी अगर आपको ये पसंद है तो भैया कर दीजिए आप इसको पैक। अरे लेकिन पहले इसका प्राइस तो पूछ लीजिए जेठानी जी। अरे देवरानी जी अगर आपको पसंद है तो फिर प्राइस क्यों पूछना? हाँ भाभी, और लगता है आप भूल रही हैं, आप ऐसे वैसे ससुराल की बहू नहीं बल्कि करोड़पति ससुराल की बहू हैं, जिस पर आपका मन आ गया है वो चीज आपकी है। इसी तरह सभी के साथ आकांक्षा ढेर सारी शॉपिंग करती है और अगले ही दिन अपने पति अंकुश के साथ स्विट्जरलैंड पहुंचती है। इनमें स्विट्जरलैंड आने का तो मजा ही अलग है। तुम बालकनी में जाओ, मैं कॉफी ऑर्डर करके आता हूँ। फिर अंकुश कॉफी मंगवाता है और दोनों बालकनी में बैठकर पहाड़ियों का व्यू लेते हुए कॉफी पीते हैं। सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं स्विट्जरलैंड आई हूँ घूमने। कहाँ मैं गांव से भी बाहर नहीं निकला करती थी। लेकिन अब तुम विश्वास कर लो, क्योंकि पहले तुम गरीब थी लेकिन अब तुम करोड़पति ससुराल की बहू हो। अब तो तुम आउट ऑफ कंट्री भी घूमोगी, वो भी भाभी के पास तुम्हारा वीजा नहीं था, वरना जरूर भाभी पेरिस से अमेरिका की टिकट बुक कर देती। क्या अमेरिका? पेरिस? हाँ हाँ हाँ, चलो अब जल्दी से कॉफी पियो, फिर स्काई डाइविंग करेंगे। अंकुश की बात सुनकर आकांक्षा कॉफी पीती है और फिर दोनों स्काई डाइविंग पर जाते हैं। वाह कितना ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ। हाँ मुझे भी, सच में ठंड में इस तरह स्काई डाइविंग करने का मजा ही अलग है। इस तरह दोनों स्काई डाइविंग करते हुए और स्विट्जरलैंड में बर्फ से खेलते हुए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बर्फ मारने की? रुकिए बताती हूँ मैं आपको। अरे रुको रुको, मैं भी अभी तुम्हें बर्फ के गोले मारता हूँ। कितना मजा आ रहा है। इस तरह दोनों बर्फ के गोले से खेलते हैं और फिर रात को रेस्टोरेंट जाकर डिनर करते हैं। इसी तरह 2-3 दिन बीतते हैं और फिर दोनों थक कर वापस घर लौटते हैं। क्या हुआ भाभी, आप आ गई? कैसा लगा वहाँ, मजा आया या नहीं? अरे मजा कैसे नहीं आएगा, हमें वहाँ बहुत मजा आया। हाँ वो तो है ही, स्विट्जरलैंड में किसे मजा नहीं आएगा। वैसे देवरानी जी आप इतनी शांत क्यों बैठी हैं? नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ बहू, तो ठीक तो है ना? तुझे कोई दिक्कत है क्या? नहीं माँ जी कुछ भी नहीं। तो देवरानी जी आप मुझसे गुस्सा हैं कि मैंने आपसे ये सारी बातें छुपाई? देखिए मुझे लगता था कि गरीब लड़कियां सिर्फ पैसों पर मरती हैं, इस वजह से हमने आपसे झूठ बोलकर आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया था। नहीं नहीं, उसकी वजह से मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। अरे तो फिर हुआ क्या है बहू? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, बस मैं थोड़ा थक गई हूँ। और फिर मुझे मेरे इतने अच्छे ससुराल में कुछ हो भी कैसे सकता है, जहाँ मैंने सोचा था कि इस करोड़पति महलों जैसे घर में इतने सारे लोग हैं, ऊपर से इतने सारे मेहमान होंगे, वहाँ मैं अपनी पहली रसोई की रस्म कैसे करूंगी। लेकिन यहाँ पर तो मुझे पहली रसोई में पता चला कि सिर्फ घर ही महलों जैसा नहीं, रसोई भी लग्जूरियस है। हर एक छोटे काम के लिए भी रोबोट और मशीन रखी हुई है। इन सब के बीच और आप सबके प्यार के साथ मुझे कोई भी परेशानी कैसे हो सकती है? मतलब ओवरऑल भाभी आप अपने ससुराल में बहुत ज्यादा खुश हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे लगा था कि मेरी शादी किसी गरीब घर में होने वाली है, लेकिन फिर पता चला मेरा ससुराल गरीब नहीं करोड़पति है, और इस करोड़पति ससुराल में मेरी पहली रसोई भी अच्छे से हुई। चलो फिर तो ठीक है, हमारी प्यारी बहू अपने इस करोड़पति खानदान में खुश है। हमें तो बस यही चाहिए था। चलो ये तो अच्छा हुआ कि नई बहू का ये ससुराल में पहले रसोई की रस्म भी अच्छे से हो गई और हनीमून ट्रिप भी हो गई।
हाँ, भला मेरा मायका गरीब था, लेकिन मेरा ससुराल करोड़पति है, जिससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वाली गांव और शहरी बहू का पहनावा। तानिया की शादी को एक हफ्ता बीत चुका है। आज वो रसोई में खाना बना रही है। खाने में उसने मटर पुलाव, दाल तड़का, आलू का पराठा, चावल, रोटी और रायता बनाया है। तानिया खाना बनाकर सभी को परोस देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाते समय कोमल कहती है, क्या भाभी, आपकी शादी को पूरा एक हफ्ता बीत गया, लेकिन फिर भी आपने अभी तक अच्छे से खाना बनाना नहीं सीखा। देखो ना, दाल में नमक कितना ज्यादा हो गया है। हाँ बहू, और तुमने रोटियां भी काफी कड़ी बनाई है। मैंने तुझे बताया था ना कि रोटियों के लिए आटा अच्छे से गूंथना और सब्जी में नमक, मिर्च, मसाले सब नाप कर डालना। जाने दो माँ, उसकी शादी को एक हफ्ता ही तो हुआ है, थोड़ा समय दो, धीरे धीरे सब सीख लेगी। रोहित की बात सुनकर सभी लोग चुपचाप खाना खाने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सुरभि की शादी को भी एक हफ्ता हो गया था और वो भी अपने घर में दाल, चावल, मूली के पराठे, मेथी, आलू का साग, तड़के वाली दही और रोटियां बनाकर सभी को परोस देती है। सभी लोग खाना खाते हैं और कहते हैं, बहू, रोज की तरह आज भी तुमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाँ, खाना खा रहा हूँ। भाभी, मुझे मेथी आलू का साग और दो ना, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे सुरभि, रात को मेरी पसंद का खाना बनाना, छोले भटूरे और तड़के वाली दाल। सभी लोग खाना खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद पड़ोसन कमला रागिनी के घर आती है और कथा का निमंत्रण देते हुए कहती है, रागिनी बहन, आज शाम को मैंने कथा का आयोजन किया है, तो तुम अपनी बहू और बेटी को लेकर कथा में जरूर आना। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगी। वैसे बैठो, एक कप चाय पी लो। और नहीं रागिनी बहन, अभी मुझे तुम्हारी पड़ोसन जानवी बहन के घर भी निमंत्रण देने जाना है। अब कमला रागिनी के घर से निकलती है और जानवी के घर आ जाती है। वो जानवी को कथा का निमंत्रण देते हुए कहती है, जानवी बहन, भूलना मत, अपनी बहू और बेटी को लेकर कथा में जरूर आना। हाँ बहन, ये कोई भूलने की बात है, तुम चिंता मत करो, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। बातें करके कमला अपने घर चली जाती है। शाम को तानिया वन पीस पहनकर कथा में जाने के लिए तैयार होती है और अपनी सास के पास आकर कहती है, चलिए माँ जी, मैं कथा में जाने के लिए तैयार हूँ। अरे बहू, तूने कथा में जाने के लिए कैसे कपड़े पहन रखे? कोई साड़ी पहन ले। माँ जी, मेरे पास तो साड़ी है ही नहीं, मैं तो ऐसे कपड़े पहनती हूँ। तो नीलम के कपड़े लेकर पहन ले। मैं इतनी दुबली हूँ, मेरे कपड़े भाभी को कैसे आएंगे? अच्छा ठीक है, तो फिर चलो ऐसे ही। रागिनी अपनी बहू और बेटी के साथ कथा में जाने के लिए निकल जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ सुरभि साड़ी पहनकर, सिर ढककर तैयार होकर अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, मैं तैयार हो गई हूँ, चलिए कथा में चलते हैं। भाभी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। मेरी बहू तो है ही सुंदर। ठीक है बहू, चलो चलते हैं। जानवी भी अपनी बहू और बेटी के साथ कथा में जाने के लिए निकल जाती है। उधर रागिनी तानिया और नीलम को लेकर कथा में पहुंचती है। तभी शोभा रागिनी से कहती है, रागिनी बहन, सुना है तुम्हारी बहू मॉडर्न है और जॉब करती है, लेकिन कम से कम कथा में तो साड़ी पहनकर और सिर ढककर आना चाहिए था। ये कैसे कपड़े पहने तुम्हारी बहू ने? अरे चाची, जाने दो ना, मेरी भाभी मॉडर्न है, मॉडर्न कपड़े ही पहनेंगी। फिर कौन सा उन्हें कथा सुनानी है? हाँ हाँ, मॉडर्न भाव के नाम पर तुम लोग कुछ भी पहनो, भला पूजा में ऐसे कपड़े कौन पहनता है? तभी जानवी भी अपनी बहू और बेटी के साथ वहां पहुंच जाती है। शोभा जैसे ही जानवी की बहू सुरभि को देखती है तो वो रागिनी से कहती है, देख रही हो रागिनी बहन, जानवी बहन अपनी बहू के साथ आई है। उनकी बहू साड़ी में कितनी सुंदर लग रही है, और देखो कितने अच्छे से सिर ढक रखा है। बहुत संस्कारी है उनकी बहू। गांव की है तो क्या हुआ, उसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ऐसा कहकर थोड़ी देर शोभा जानवी और उसकी बहू से भी बात करती है और वहां से चली जाती है। फिर रागिनी और जानवी दोनों कथा में जाकर बैठ जाती हैं। तब सुरभि तानिया से कहती है, आप ही तानिया है ना? मुझे कोमल ने आपके बारे में बताया था। हाँ, मैंने भी तुम्हारे बारे में सुना था। तुम किसी गांव से आई हो ना? वैसे तुम्हें देखकर लगता भी है कि तुम गांव से हो। सुरभि तानिया की बात पर मुस्कुरा देती है। कथा खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर तानिया टॉप और शॉर्ट स्कर्ट पहनकर तैयार होती है और अपना लैपटॉप लेकर अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, मैंने नाश्ता बना दिया, आज से मेरा ऑफिस है तो मैं जा रही हूँ। ऑफिस जाना ठीक है, लेकिन तूने कपड़े कितने छोटे पहन रखे हैं। माँ, आजकल की लड़कियां अपने ऑफिस में ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। चलो तानिया, मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस छोड़ता हूँ, अपने ऑफिस चला जाऊंगा फिर मैं। ऐसा कहकर रोहित तानिया को लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। मोहल्ले की औरतें तानिया को इस तरह छोटे कपड़े पहनकर ऑफिस जाते हुए देखकर आपस में बातें करती हैं। हाय दैया, शोभा बहन, देखो तो जरा रागिनी बहन की बहू को, कितने छोटे छोटे कपड़े पहनकर ऑफिस जा रही है। हाँ बहन, उस दिन कथा में भी ऐसे ही आई थी। मुझे तो बड़ी ही बेशर्म लगती है ये। कम से कम रागिनी बहन को तो इसे ऐसे कपड़े पहनने से रोकना चाहिए। तानिया ऑफिस पहुंचती है और अपनी सभी सहेलियों से मिलती है। माँ ही तानिया से कहती है, यार तानिया, तू तो शादी के बाद भी शॉर्ट ड्रेस में आ गई, तेरे ससुराल वालों ने कुछ कहा नहीं क्या?
यार तुझे तो पता ही है कि मैं कपड़ों के मामले में किसी से कोई समझौता नहीं करती। जैसे ड्रेस शादी से पहले पहनती थी वैसे ही शादी के बाद भी पहनूंगी। और रोहित से मैंने पहले ही कह दिया था, अगर किसी को कोई एतराज भी हो तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ यार मान गया तुझे, सचमुच तू बहुत स्मार्ट है। अपने पहनावे के मामले में तो तू कोई समझौता नहीं करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ घर का सारा काम खत्म करने के बाद सुरभि अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी रसोई में सब्जी खत्म हो गई है, चलिए ना बाजार जाकर सब्जी ले आते हैं। बेटा दरअसल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और कोमल भी कॉलेज गई है, तो ऐसा कर कि तू ही बाजार जाकर सब्जी ले आ। ठीक है माँ जी, आप आराम कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब्जी ले आऊंगी। अब सुरभि अपने कमरे में जाकर साड़ी पहनकर बिंदी लगाकर तैयार होती है और झोला लेकर सब्जी लाने के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे कमला और शोभा दिखाई देती है। सुरभि दोनों को प्रणाम करती है और कहती है, कैसी हो कमला चाची, शोभा चाची, आइए ना हमारे घर बैठने। हाँ सुरभि बहू, हम तो अच्छे हैं, आएंगे। वैसे तुम्हारी सास की तबीयत ठीक तो है ना? नहीं कमला चाची, आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं अकेली सब्जियां लेने आई हूँ। अच्छा चाची चलती हूँ, सब्जियां लाने जा रही हूँ। हाँ हाँ जाओ बेटा। सुरभि सब्जियां लेने चली जाती है। तब शोभा कमला से कहती है, देख रही हो कमला, दोनों ही मोहल्ले की बहुएं हैं, लेकिन शहरी बहू और गांव की बहू के पहनावे में कितना फर्क है। एक के पहनावे में संस्कार नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती और दूसरी अपने पहनावे से इतनी संस्कारी लगती है। हाँ बहन तुम तो सही कह रही हो, जानवी बहन तो ऐसी बहू पाकर धन्य हो गई। ऐसे ही शाम हो जाती है और तानिया अपने घर आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी आज ऑफिस में बहुत काम था, मैं बहुत थक गई हूँ, इसीलिए मैंने आते वक्त खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर में खाना आ जाएगा, फिर मैं लगा दूंगी, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अरे बहू, अगर तुझे खाना नहीं बनाना था तो तूने बाहर से क्यों ऑर्डर कर दिया? मैं और नीलम मिलकर बना लेते। माँ जी नीलम बता रही थी कि उसके कॉलेज में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसीलिए मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया। ऐसा कहकर तानिया अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद पार्सल वाला आता है। तानिया पार्सल लेती है और रसोई में जाकर सारा खाना प्लेट में सर्व कर देती है। सभी लोग खाना खाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सुरभि ने तड़के वाली दाल, चावल, सब्जी, रोटियां, टमाटर की चटनी और आलू की भुर्जी सब कुछ बना लिया था। वो खाना परोसती है। सभी लोग खाना खाकर सुरभि की बहुत तारीफ करते हैं। अगली सुबह तानिया जीन्स और शॉर्ट टॉप पहनकर तैयार होकर हॉल में आती है। तब तानिया के ससुर कहते हैं, बहू तुम ये कैसे कपड़े पहनकर ऑफिस जा रही हो? माना कि तुम शहर की मॉडर्न लड़की हो, लेकिन शादी के बाद कम से कम सलवार सूट तो पहन सकती हो। ओ पिताजी, मैं आप लोगों की रोज रोज की इन बातों से परेशान हो गई हूँ। मुझे ऐसे ही कपड़े पहनना पसंद है। अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। ऐसा कहकर तानिया चली जाती है। तब रागिनी महेंद्र से कहती है, देख रही है जी, हमारी बहू ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर ऑफिस जाती है, उसे जरा भी शर्म नहीं आती। और रोहित है कि उसी का सपोर्ट करता है। अरे माँ छोड़ो ना, जब भाभी दूसरी तरह के कपड़े पहनना नहीं चाहती तो आप लोग क्यों परेशान करते हो? वैसे भी आजकल ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। अच्छा माँ मैं चलती हूँ, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। ऐसा कहकर नीलम भी कॉलेज के लिए निकल जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ रितेश का दोस्त कमल अपनी पत्नी रीना के साथ सुरभि से मिलने उनके घर आता है। सुरभि सभी लोगों के लिए चाय और नाश्ता लगाती है, फिर बैठकर उनसे बातें करती है। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद रीना सुरभि से कहती है, सुरभि भाभी, पिछली काफी देर से मैं आपको नोटिस कर रही हूँ, आपकी हिंदी कितनी शानदार है, आप कितनी अच्छी हिंदी बोलती हैं। वैसे आपकी एजुकेशन क्या है? रीना बहन मैं तो बस 5वीं तक पढ़ी लिखी हूँ। क्या सच में भाभी? अरे आपने सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई की है, लेकिन आपसे बातें करके ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अरे इतनी अच्छी हिंदी तो हम ही नहीं बोल पाते, इतना पढ़ा लिखे होने के बाद भी। हाँ कमल भैया, दरअसल मेरे पिताजी पुरोहित थे। गांव में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने की प्रथा नहीं है, इसीलिए उन्होंने मुझे ज्यादा नहीं पढ़ाया। लेकिन घर में वो मुझे हमेशा पोथी पुराण वगैरह पढ़कर सुनाते थे। सुरभि भाभी मैं तो कहती हूँ कि आपको जॉब कर लेनी चाहिए। कई बार ऑफिस में ऐसी वैकेंसी निकलती है जहाँ शुद्ध हिंदी बोलने वालों की जरूरत होती है, और बहुत पढ़े लिखे लोगों की हिंदी भी अच्छी नहीं होती इतनी। तो आप चाहे तो जॉब कर सकती है। अरे नहीं नहीं रीना, मुझे तो एक सिंपल घर संभालने वाली बहू चाहिए, मैं अपनी बहू से जॉब नहीं करवाऊंगी। वैसे माँ, रीना भाभी कुछ गलत नहीं कह रही है। आजकल तो सभी जॉब करते हैं और जॉब करने में कोई बुराई नहीं है। तो वैसे माँ, रीना भाभी कुछ गलत नहीं कह रही है। आजकल तो सभी जॉब करते हैं और जॉब करने में कोई बुराई नहीं है। ऐसे ही काफी देर तक उनकी बातें चलती रहती हैं। फिर रीना और कमल अपने घर चले जाते हैं और सभी अपने काम में लग जाते हैं। अगले दिन तानिया ऑफिस जाती है। लंच टाइम में वो अपनी सहेलियों के साथ खाना खाते हुए बात कर रही होती है। यार मैं तो अपने ससुराल वालों से परेशान हो गई हूँ। ये मत पहनो, वो मत पहनो, ऐसा खाना बनाओ, वैसा खाना बनाओ, और आज तो मेरी सास कह रही थी कि मेहमान आने वाले हैं तो जल्दी आ जाना। कई बार तो ऐसा लगता है कि मैंने शादी करके गलती कर ली। यार तानिया, शादी के बाद तो ये सब होता ही है, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? और वैसे भी तू तो अपनी ही चला लेती है।
वो लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी रीना वहां आती है और तानिया से कहती है, हाँ और तानिया बता कैसी है तू, कैसी कट रही तेरी ससुराल में? क्यों पूछ कर मजाक उड़ा रही है क्या? अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। वैसे मैं कल तेरी पड़ोस में आई थी, कमल के दोस्त थे ना रितेश भैया, उनकी पत्नी सुरभि से मिलने। अच्छा, उस गांव की गवार से? कैसी लगी तुझे वो अनपढ़ गांव की लड़की? यार तानिया कुछ भी कह ले, लेकिन मुझे तो वो कहीं से भी अनपढ़ या गवार नहीं लगती है। हाँ, उसकी एजुकेशन कम है, लेकिन उसके बात करने का तरीका बहुत ही शानदार है, और उसकी हिंदी तो इतनी शुद्ध और आकर्षक है कि मैं और कमल भी प्रभावित हो गए थे। मुझे तो लगता है कि उसे किसी जॉब में होना चाहिए था। रीना, अब तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही है उसकी। तो गांव की लड़की, उसका पहनावा देखा है तूने? हर वक्त बड़ी सी बिंदी लगाकर सिर पर पल्लू रखती है। वो जॉब करेगी? अगर ऐसे लोगों को ऑफिस में जॉब मिलने लगी तो हम लोगों को तो किसी के यहाँ झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। अरे यार, तू तो कुछ ज्यादा ही भड़क गई। खैर छोड़, जाने दे। ऐसी बातें करने के बाद वो लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। अगले दिन सुरभि सारे कपड़े इकट्ठा करके बाथरूम में जाकर धोने लगती है। उसके बाद सारे कपड़े छत पर सुखाने के लिए फैला देती है। तभी उसे सामने वाली छत पर तानिया दिखाई देती है। सुरभि तानिया से बोलती है, और भाभी बताइए कैसी हैं आप? हाँ सुरभि भाभी, मैं तो ठीक हूँ। वैसे एक बात बताओ, आप हर वक्त सिर ढक कर रखती हो, आपको अजीब नहीं लगता क्या? अरे नहीं नहीं तानिया भाभी, मुझे सिर ढकने की आदत है। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों छत से उतर आती हैं। शाम को अचानक जानवी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उनके सीने में बहुत दर्द होने लगता है। सुरभि रितेश से कहती है, सुनिए जी, आप जल्दी से एम्बुलेंस बुलाइए, हमें माँ जी को तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। ठीक है, मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। रितेश बाहर खड़ा होकर एम्बुलेंस को फोन करता है, जो रोहित सुन लेता है। रोहित अंदर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ, लगता है रितेश के घर किसी की तबीयत ठीक नहीं है। वो बाहर खड़े होकर एम्बुलेंस को फोन कर रहा था। हाँ बेटा, पिछले कुछ दिनों से जानवी बहन की तबीयत ठीक नहीं थी, हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो गई। चलो जरा उनके यहाँ चलते हैं। रागिनी, महेंद्र, रोहित, तानिया और नीलम सभी लोग जानवी के घर पहुंचते हैं और कुछ और पड़ोसन भी वहां आती हैं। तब तक एम्बुलेंस भी आ चुकी होती है। सुरभि अपनी सास को देखकर लगातार रो रही होती है। रागिनी सुरभि से कहती है, मत रो सुरभि बेटा, तुम्हारी सास को कुछ नहीं होगा। रागिनी और उनका परिवार जानवी को एम्बुलेंस में बिठाने में मदद करता है। एम्बुलेंस चली जाती है। फिर रागिनी कहती है, कितनी अच्छी बहू है सुरभि, अपनी सास का कितना ख्याल रखती। ओ माँ जी, आप हमेशा दूसरों की तारीफ क्यों करती हैं? अगर आप बीमार होंगी तो मैं भी आपकी इतनी ही देखभाल करूंगी। तानिया की बात सुनकर रागिनी चुप हो जाती है। उधर अस्पताल में रितेश अपनी माँ को एडमिट करता है। डॉक्टर चेकअप और 1-2 टेस्ट होते हैं। फिर डॉक्टर कहता है, देखिए मैंने टेस्ट करवा लिया है। फिलहाल उन्हें दर्द का इंजेक्शन दे दिया है, जिससे उन्हें आराम है। लेकिन आपकी माँ का हाथ का नस ब्लॉक हो जा रहा है। अगले 4 महीनों के अंदर उनका ऑपरेशन करवाना बहुत जरूरी है, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। अभी मैं ये दवाइयां लिख देता हूँ, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर सब घर लौट आते हैं। अगले दिन सुबह जहाँ एक तरफ सुरभि अपनी सास जानवी की सेवा में लगी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ रितेश अपने पिता विनोद से कहता है, पिताजी, माँ का ऑपरेशन 4 महीने के अंदर करवाना बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें काफी पैसे लगेंगे। मुझे समझ नहीं आता कि इतनी छोटी सी नौकरी के साथ मैं इतना पैसा कैसे इकट्ठा करूंगा। हाँ बेटा, तो सही कह रहा है। अब मैं तो भी बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे भी कोई काम नहीं मिलेगा। भैया आप कहें तो मैं कॉलेज छोड़कर कोई छोटी मोटी नौकरी के लिए कोशिश करूं? अरे नहीं नहीं कोमल, अभी तो फर्स्ट ईयर में है, तुझे कौन सी नौकरी मिलेगी? तो अपना ग्रेजुएशन पूरा कर। वो लोग यही बातें कर रहे थे कि तभी कमल और रीना जानवी से मिलने उनके घर आते हैं। जानवी की तबीयत पूछने के बाद रितेश कमल और रीना को सारी बातें बताता है और कहता है, समझ नहीं आ रहा है कि इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा। रितेश भैया, एक तरीका है, अगर आप लोग तैयार हो जाएं तो। अरे भाभी कैसी बात कर रही हैं? बताइए तो सही क्या तरीका है। हम अपनी माँ की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दरअसल भैया अभी हमारे ऑफिस में हिंदी सेल्स ऑफिसर की पोस्ट खाली है। काफी लोगों ने इंटरव्यू दिया लेकिन कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। मुझे विश्वास है कि अगर सुरभि भाभी इंटरव्यू देंगी तो वो जरूर सिलेक्ट हो जाएंगी। हाँ यार, तुझे अपनी पत्नी को नौकरी करने की परमिशन दे देनी चाहिए। सारी बातें करने के बाद रीना और कमल चले जाते हैं। तब सुरभि रितेश से कहती है, सुनिए जी, मुझे तो रीना भाभी की बात बिल्कुल सही लगती है। मैं कुछ समय के लिए नौकरी कर लेती हूँ, कम से कम हम माँ जी का ऑपरेशन करवाने के लिए पैसे तो इकट्ठे कर लेंगे। ठीक है, फिर यही सही रहेगा। तुम कल ही ऑफिस जाकर इंटरव्यू दे दो। नहीं नहीं बहू, अगर तू ऑफिस जाएगी तो तू भी छोटे छोटे कपड़े पहनेगी। मुझे तो मेरे संस्कार मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। माँ जी, नौकरी करने का कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मेरा पहनावा नहीं बदलेगा। सुरभि की बात सुनकर जानवी को थोड़ा सुकून मिलता है। अगले दिन सुरभि साड़ी पहनकर माथे पर बिंदी लगाकर और सिर पर पल्ला लेकर तैयार होती है। फिर वो अपनी सास के पास आती है। माँ जी, मैं ऑफिस इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। मैंने आपके पलंग के पास पानी और खाना रख दिया है, समय पर खा लीजिएगा और दवाइयाँ भी ले लीजिएगा। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। माँ जी, आशीर्वाद दीजिए।
जीती रहो बेटा। अब रितेश सुरभि को लेकर निकल जाता है और फिर सुरभि को ऑफिस के बाहर छोड़ देता है और कहता है, सुरभि अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम ऑटो लेकर घर चले जाना। ठीक है जी, मैं चली जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। सुरभि ऑफिस के अंदर जाती है। लंच टाइम चल रहा होता है। तानिया अपनी सहेलियों के साथ शॉर्ट वन पीस पहनकर ऑफिस की बालकनी में खड़ी होती है। तभी सुरभि पिंक साड़ी पहनकर सिर पर पल्ला लिए वहां पहुंचती है। तानिया उसे देखकर चौंक जाती है और कहती है, सुरभि भाभी आप यहाँ, वैसे यहाँ किस लिए आई हैं? तानिया भाभी मैं यहाँ नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? अरे आप जैसे अनपढ़ों को अगर इस ऑफिस में नौकरी मिलने लगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तानिया ये कह ही रही होती है कि तभी रीना वहां आती है और कहती है, अरे सुरभि भाभी आ गई आप, चलिए इंटरव्यू अंदर है। सुरभि रीना के साथ अंदर चली जाती है। तब तानिया की सहेलियां मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, यार ये गांव की गंवार तेरी पड़ोसन है और ये ऑफिस में क्या कर रही है? इसके कपड़े देखकर तो लगता है कि झाड़ू पोछा की नौकरी के लिए आई है। वैसे भी वो इसी नौकरी के काबिल है, देखते हैं उसे नौकरी भी मिलती है या नहीं। थोड़ी देर बाद सुरभि रीना के साथ बाहर निकलती है और वहां से चली जाती है। तब तानिया रीना से कहती है, क्या हुआ रीना, मिल गई तुम्हारी सुरभि भाभी को झाड़ू पोछे की नौकरी? तानिया तुम जरूरत से ज्यादा बोलती हो। तुम्हें पता है जो हिंदी सेल्स ऑफिसर की वैकेंसी थी हमारे ऑफिस में, जिसके लिए तुम भी कोशिश कर रही थी, वो नौकरी अच्छी हिंदी होने की वजह से सुरभि भाभी को मिल गई और कल से वो हमारा ऑफिस ज्वाइन कर रही है। ये सुनकर तानिया और उसकी सहेलियों के होश उड़ जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सुरभि घर पहुंचती है और सभी लोगों को अपनी जॉब के सिलेक्शन के बारे में बताती है। सभी बहुत खुश होते हैं। रितेश मिठाई का डिब्बा खोलते हुए कहता है, माँ मुझे तो पहले ही पता था कि सुरभि को ये जॉब जरूर मिल जाएगी, इसलिए मैं मिठाई का डिब्बा साथ लेकर आया हूँ। लीजिए मुंह मीठा कीजिए। ऐसा कहते हुए रितेश सभी का मुंह मीठा करवाता है। तब जानवी कोमल से कहती है, कोमल बेटा जरा सुरभि के साथ रागिनी बहन के घर चली जा और उन सबको भी मिठाई दे आ। अब कोमल सुरभि के साथ रागिनी के घर जाती है। सुरभि सभी को अपनी जॉब के सिलेक्शन के बारे में बताती है और सबका मुंह मीठा कराती है। रागिनी कहती है, अरे बहू ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम भी नौकरी करोगी और अपनी सास का इलाज करवा पाओगी। तुम्हारी जैसी बहू तो सचमुच किस्मत वालों को ही मिलती है। यह सुनकर तानिया पूरी तरह जल जाती है। थोड़ी देर बातें करने के बाद सुरभि और कोमल अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह रागिनी अपनी बालकनी में बैठी धूप सेक रही थी। तभी वो देखती है कि सुरभि साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू लेकर रितेश के साथ ऑफिस जाने के लिए निकल रही है। फिर वो बालकनी से हॉल में आती है जो देखती है कि तानिया भी शॉर्ट फिश कट वन पीस पहनकर लैपटॉप लेकर ऑफिस जाने के लिए खड़ी रोहित का इंतजार कर रही है। रागिनी तानिया को इस तरह देखकर कहती है, तानिया बहू आज से जानवी बहन की बहू सुरभि भी ऑफिस जा रही है। वो साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू लेकर ऑफिस गई है और एक तुम हो कि इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती हो कि तुम्हें देखकर दूसरों को शर्म आ जाती है। नाक कटवा कर रख दिया है तुमने हमारी पूरी कॉलोनी में। माँ जी उस गांव की गंवार के ऑफिस जाने से मेरा कोई मुकाबला नहीं हो सकता। हम दोनों में बहुत फर्क है। वो कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर सकती और रही बात ऑफिस की, तो 4 दिन में ऑफिस वाले उसे धक्का देकर बाहर निकाल देंगे, आप देख लेना। तानिया ऐसे कह ही रही थी कि तभी रोहित आ जाता है और तानिया रोहित के साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है। वहीं मोहल्ले की ढेर सारी पड़ोसनें खड़ी होती हैं और बातें करती हैं। देख रही हो बहनों, हमारी कॉलोनी की दोनों बहुओं में कितना फर्क है। एक ऑफिस भी अपने संस्कारों में रहकर जा रही है और दूसरी को संस्कारों की कोई परवाह नहीं। हाँ बहन कलयुग है, अब किसी को क्या कह सकते हैं। वैसे ये सब छोड़ो, चलो हम जानवी बहन से मिलते हैं। सुना है उनकी तबीयत काफी खराब है और उनकी बहू ने उनका ऑपरेशन करवाने के लिए ही ऑफिस जाना शुरू किया है। सभी औरतें मिलकर जानवी के पास पहुंचती हैं, उसकी तबीयत पूछती हैं और उससे बातें करती हैं। फिर कमला जानवी से कहती है, जानवी बहन तुम बड़ी खुश नसीब हो कि तुम्हें इतनी संस्कारी बहू मिली है। अरे आज ऑफिस जाते समय भी उसके सिर से पल्लू नहीं हटा। जानवी अपनी बहू की तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है और इधर दूसरी तरफ सुरभि ऑफिस में पहुंचती है और क्लाइंट अटेंड करना शुरू करती है। वो काफी मन लगाकर काम कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता है। सुरभि और तानिया अपने अपने तरीके से कपड़े पहनकर ऑफिस जाती हैं और अपने अपने तरीकों से काम करती हैं। एक दिन लंच टाइम में शीतल तानिया से कहती है, तानिया मैंने सुना है कि वो गांव की गंवार सुरभि अपने वर्क में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बॉस उससे काफी खुश है और उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। जो भी हो, मुझे तो वो एक नंबर की गंवार ही लगती है। देखो आ रही है सामने से साड़ी पहनकर और पल्लू लेकर। तभी सुरभि वहां आ जाती है और कहती है, कैसे हो आप सभी? हम तो अच्छे हैं भाभी। वैसे आप साड़ी के अलावा कुछ और नहीं पहनती हैं क्या? नहीं नहीं, मुझे साड़ी पहनना ही पसंद है। बातें करने के बाद सुरभि वहां से चली जाती है। समय बीतता है। सुरभि ने अपनी सैलरी से ऑपरेशन के पैसे जमा कर लिए थे और अपनी सास का ऑपरेशन करवाकर उन्हें ठीक कर लिया था। ऑपरेशन के बाद वो अपनी सास का और ज्यादा ख्याल रख रही थी। एक दिन सुरभि अपनी सास को खिचड़ी खिला रही थी। तभी उसकी सास कहती है, बेटा तेरा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। तूने मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन करवा दिया और इतना ख्याल भी रखती है। माँ जी मैं आपकी बहू हूँ, ये मेरा फर्ज है, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। और आज के बाद दोबारा मुझे ऐसा मत कहना। अब लीजिए और थोड़ा खाइए।
ये सुनकर जानवी मुस्कुरा देती है। ऐसे समय बीतता है। एक दिन गांव का एक आदमी दिनेश ऑफिस आता है और सुरभि को पहचान लेता है। सुरभि उसे इन्वेस्टमेंट के बारे में सारी जानकारी देती है। ये सुनकर दिनेश कहता है, अरे सुरभि बेटा, तुमने मुझे इतनी अच्छी तरह से समझाया है कि मुझे अब समझ में आ गया है। तुम्हें तो पता है मुझे अपने ढेर सारे खेत बेचकर पैसे जमा करने हैं, तो क्यों ना मैं वो पैसे तुम्हारे ही ऑफिस में इन्वेस्ट कर दूं। दिनेश चला जाता है और कंपनी को सुरभि के द्वारा एक बहुत बड़ी डील मिल जाती है, जिससे बॉस खुश हो जाते हैं। कुछ दिन बाद बॉस सुरभि और तानिया दोनों को केबिन में बुलाते हैं और कहते हैं, हर साल की तरह इस साल भी हमारे ऑफिस में अवार्ड फंक्शन रखा जा रहा है और बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड भी दिया जाएगा। तुम लोग भी अपने अपने परिवार के साथ वहां जरूर आना। सुरभि और तानिया दोनों हाँ कह देती हैं। शाम को तानिया घर आकर अवार्ड फंक्शन के बारे में बताती है। ये सुनकर रागिनी कहती है, बाबू ये तो बहुत खुशी की बात है। माँ जी आप देखना, उस फंक्शन में बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मुझे ही मिलेगा। हाँ भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम आज ही मार्केट चलते हैं ताकि आप ये अवार्ड फंक्शन के लिए सुंदर सी ड्रेस खरीद सकें। दूसरी तरफ सुरभि भी अपने परिवार को अवार्ड फंक्शन के बारे में बताती है और कहती है, माँ जी मुझे तो पूरा विश्वास है कि इस अवार्ड फंक्शन की विजेता तान्या भाभी ही होंगी और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। बहू, मेरी तरफ से तो तुझे अवार्ड बहुत पहले ही मिल चुका है। तूने इतनी मेहनत करके मेरा ऑपरेशन जो करवा दिया है। भाभी चलिए हम आपके अवार्ड फंक्शन के लिए एक सुंदर सी ड्रेस खरीद देते हैं। सुरभि कोमल के साथ मॉल जाती है। वहाँ एक सुंदर साड़ी देखकर कहती है, ये साड़ी बहुत सुंदर है, इसे ले लेते हैं। सुरभि साड़ी खरीद लेती है। तभी सामने वाली काउंटर पर तानिया रेड कलर का फिश कट ऑफ शोल्डर गाउन देख रही होती है। सुरभि तानिया के पास आती है और कहती है, अरे भाभी आपकी अवार्ड फंक्शन की तैयारी हो गई? हाँ देखा मैंने कितना सुंदर ड्रेस खरीदा है। वैसे तुमने भी ले लिया ना ड्रेस? तुमने तो जरूर कोई देहाती सी साड़ी ली होगी। सुरभि मुस्कुरा देती है। दोनों अपने घर आ जाती हैं। अगले दिन अवार्ड फंक्शन होता है। दोनों तैयार होकर अवार्ड फंक्शन में पहुंचती हैं। जहां सुरभि ने एक सिंपल सी साड़ी पहनकर सिर ढका था, तो वहीं तानिया ने एक ऑफ शोल्डर फिश कट ड्रेस पहनी थी। दोनों अपने परिवारों के साथ फंक्शन में बैठ जाती हैं। तभी विशाल अनाउंस करते हुए कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी को इस अवार्ड फंक्शन के विजेता का नाम का इंतजार है, जिसने अपने काम से सभी का दिल जीता है और सबसे अच्छा बिजनेस किया है। उसका नाम है सुरभि। प्लीज सुरभि जी स्टेज पर आइए। ये सुनकर तानिया का चेहरा उतर जाता है और सुरभि स्टेज पर जाती है। सुरभि को स्टेज पर अवार्ड मिलता है और फिर अनाउंसर सुरभि से कहता है, सुरभि जी, आप इतनी सिंपल है, फिर भी आपने इतना बड़ा अवार्ड जीता है। मैं चाहता हूँ कि आप 2 शब्द कहें। अब सुरभि माइक लेती है और बोलना शुरू करती है। लोगों को लगता है कि सिंपल कपड़े पहनने वाले और संस्कारों में रहने वाले जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा पहनावा हमारे कर्मों की पहचान नहीं हो सकता। मुझे अपने संस्कारों पर गर्व है। सभी लोग तालियां बजाते हैं। सुरभि की बात सुनकर तानिया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि वो कितनी गलत थी। अगले दिन तानिया साड़ी पहनकर और बिंदी लगाकर तैयार होकर हॉल में आती है। सभी लोग तानिया को देखकर हैरान रह जाते हैं। तब वो कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ गई हूँ कि संस्कार हमारी धरोहर है और उन्हें छोड़कर हम जीवन में सच्ची खुशी हासिल नहीं कर सकते। सभी लोग उसकी बात सुनकर खुश हो जाते हैं। तानिया की सास तानिया से कहती है, बहू, मुझे बहुत खुशी है कि तुझे संस्कारों का मतलब समझ में आ गया। मुझे तुझ पर गर्व है बहू। और इस तरह तानिया पूरी तरह बदल जाती है।